नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश राणा और आइए सवाल से पहले 3 बिंदुओं पर गौर कर लेते हैं। पहला बिंदु, देश में सबसे बड़ा विपक्षी दल कांग्रेस है, लेकिन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की घोषणा ममता बनर्जी करती है। और दूसरा बिंदु, देश में सबसे बड़ा विपक्षी दल कांग्रेस है, लेकिन उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की घोषणा एनसीपी के शरद पवार करते हैं। जबकि जिन मार्गरेट अल्बक को उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष का साझा उम्मीदवार घोषित किया गया है, वो कांग्रेस की बड़ी नेता रही है। विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस होने के नाते सोनिया गांधी या फिर राहुल गांधी को इस बारे में घोषणा करनी चाहिए थी, जो कि नहीं की गई। ऐसा हुआ नहीं और घोषणा शरद पवार ने की है। इसीलिए आप समझ सकते हैं कि इन दोनों ही बड़ी देश की राजनीतिक घटनाओं में कांग्रेस की कोई भूमिका सीधे सीधे दिख नहीं रही है। और तीसरा बड़ा बिंदु यह है कि देश का मीडिया खबरें चला रहा था कि उपराष्ट्रपति पद के लिए भाजपा किसी मुस्लिम चेहरे को सामने कर सकती है, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। आखिर क्यों नहीं हुआ? और क्या भाजपा सचमुच मुस्लिम चेहरे को उम्मीदवार के तौर पर घोषणा करने वाली थी उपराष्ट्रपति पद के लिए? सबसे पहले यह जानते हैं कि यह बात कहां से आई कि भाजपा किसी मुस्लिम चेहरे को उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के तौर पर सामने ला सकती है। बात ये यहां से आई कि जब मुख्तार अब्बास नकवी का राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हुआ तो उनको अल्पसंख्यक मंत्रालय का कार्यभार छोड़ना पड़ा, क्योंकि वो सदन के मेंबर नहीं रह गए थे। इसके बाद अल्पसंख्यक मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया स्मृति जुबिन ईरानी को। और उस समय यह बात उठी कि अल्पसंख्यक मंत्रालय का काम किसी गैर मुस्लिम को कैसे दिया जा सकता है। यह बात सही है कि साल 2006 में अल्पसंख्यक मंत्रालय का गठन यूपीए सरकार ने किया था, कांग्रेस ने किया था। और उसके बाद से आज तक मुख्तार अब्बास नकवी तक इस मंत्रालय का जिम्मा किसी न किसी मुस्लिम नेता के पास ही रहा है। लेकिन सवाल तो यह उठता है कि क्या इस देश में केवल मुस्लिम ही अल्पसंख्यक है? अब देश की 20 करोड़ की आबादी वाला समुदाय अल्पसंख्यक है, तो फिर देश में जैन, पारसी, सिख और बौद्ध जैसे समुदाय भी है जो वास्तव में अल्पसंख्यक है। क्या उनको इस मंत्रालय के तहत प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाना चाहिए? यह भी एक सवाल है। और यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि स्मृति ईरानी पारसी होने के साथ साथ वैवाहिक जीवन से पूर्व पंजाबी थी। और गौर कीजिए, देश में मुस्लिम समुदाय की आबादी 20 करोड़ है। 2011 की जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि देश में 57,264 पारसी समुदाय के लोग हैं। सिख समुदाय की बात करें तो 2 करोड़ 83 लाख के करीब आबादी है। और बौद्ध धर्म के अनुयायियों की बात करें तो 84 लाख के करीब है। ये आंकड़े अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। और इसी के बाद मुख्तार अब्बास नकवी के इस्तीफे के बाद यह बात आई कि भाजपा किसी मुस्लिम चेहरे को उपराष्ट्रपति पद के लिए सामने ला सकती है, क्योंकि मुख्तार अब्बास नकवी के राज्यसभा के कार्यकाल खत्म होने के बाद दोनों सदनों में भाजपा की ओर से कोई भी मुस्लिम सांसद नहीं बचा है। तो बात यह आई कि एक तरफ भाजपा मुसलमानों के बीच अपनी पहुंच बढ़ाना चाहती है, पूरे देश में स्नेह यात्रा निकालना चाहती है, इसीलिए हो सकता है किसी मुस्लिम चेहरे को उपराष्ट्रपति पद के लिए सामने लाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन ये एक बिंदु है जिस पर बाद में बात भी की जा सकती है कि भाजपा ऐसा क्यों कर रही है, और भाजपा क्या मुस्लिम नेताओं को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है या अपने यहां रखना नहीं चाहती है। ये बात अलग है। लेकिन बात यह है कि कांग्रेस कहां पर खड़ी हुई है और क्या भाजपा ने कांग्रेस को एक बार फिर चित कर दिया है। आप गौर कीजिए, जब राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की घोषणा ममता बनर्जी कर सकती है, तो फिर उन्होंने ही उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की घोषणा क्यों नहीं की? यह घोषणा शरद पवार ने क्यों की है? उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की घोषणा से पहले दार्जिलिंग में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा के बीच एक बैठक हुई। करीब 3 घंटे ये बैठक चली और इस बैठक को एक सामान्य और केवल चाय नाश्ते पर हुई बैठक करार दिया गया। लेकिन क्या ये बैठक इतनी भर है? आप गौर कीजिए, इस बैठक के बाद ही जगदीप धनखड़ को भाजपा की ओर से उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। और यह भी सभी जानते हैं कि धनखड़ और ममता बनर्जी के बीच 36 का आंकड़ा रहा है और ममता बनर्जी ने उनको पश्चिम बंगाल से हटाने के लिए चिट्ठी लिखकर मांग की है। और याद कीजिए, ममता बनर्जी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को ट्विटर पर ब्लॉक भी कर दिया था। इसीलिए ममता, हेमंत बिस्वा और धनखड़ के बीच की जो बैठक है,
ये बड़ी महत्वपूर्ण है और इसके तुरंत बाद धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाए जाने की घटना क्या एक तरफ इशारा नहीं कर रही है, और वो इशारा यह है कि क्या भाजपा और ममता के बीच में कोई गुप्त समझौता हो गया है। शरद पवार भी कह रहे हैं कि हमने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वह एक सम्मेलन में व्यस्त थी। शरद पवार यह भी कह रहे हैं कि हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी संपर्क करने की कोशिश की, और शरद पवार यह भी कह रहे हैं कि उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के समर्थन का ऐलान किया था। वे जल्द ही मार्गरेट अल्वा के समर्थन का भी ऐलान करेंगे। यानी कि अभी ऐलान हुआ नहीं है, ममता बनर्जी का समर्थन है या नहीं है, इस पर अभी सस्पेंस है। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए यह समझा जा सकता है कि विपक्ष में एकजुटता सीधे सीधे टूटती हुई दिख रही है और कांग्रेस पूरे सीन में कहीं पर भी नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भाजपा ने क्या एक बार फिर कांग्रेस को चित कर दिया है, क्योंकि देश में इतनी बड़ी राजनीतिक घटना होती है, राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित किए जाते हैं, उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के साझे उम्मीदवार घोषित किए जाते हैं, लेकिन उनको या तो ममता बनर्जी घोषणा करती है, शरद पवार घोषणा करते हैं। पूरे सीन में कांग्रेस कहां पर है? कांग्रेस विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है और विपक्ष की अकेली ऐसी पार्टी है जो नेशनल लेवल पर अपना हस्तक्षेप रखती है। इसके बाद भी वैसे तो ये घोषणा सोनिया गांधी या राहुल गांधी को करनी चाहिए थी, इसके बाद भी ऐसा होता नहीं है और कांग्रेस पूरे सीन में कहीं पर बहुत भी ज़्यादा एक्टिव दिखती नहीं है। इससे ये सवाल उठता है कि कांग्रेस क्या एक बार फिर चित होती हुई दिख रही है या हो गई है? आप भी इस पर अपनी राय जरूर दें। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।